जिस प्रकार से आज शिवसेना के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, जिस प्रकार से टीएमसी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, इसी तरह का ऑपरेशन समाजवादी पार्टी के ऊपर चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संस्थाओं का उपयोग कर रही है और जिस प्रकार से लोकतंत्र को छिन भिन कर रही है, ये उसकी परिणति है। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वो उधार की पार्टी है और उसमें सब चोर चकार आ गए हैं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कब एक दूसरे के साथ खड़े लोग एक दूसरे के धुर विरोधी बन जाए, कोई इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता है। यही इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें दिल्ली की, चाहे बात करें पश्चिम बंगाल की या फिर महाराष्ट्र की, हर जगह पर ऑपरेशन टूट यानी कि ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, जो भी आप कह ले, वो लगातार चलाया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से बड़ी टूट देखने को मिल रही तमाम पार्टियों के अंदर, इसको लेकर के जो नेता है उनकी नैतिकता पर, उनके सिद्धांतों पर सवाल उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चलाने की बात की जा रही है और सीधा सांसदों को 50 करोड़ का ऑफर दिया गया, उस पर उनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले पश्चिम बंगाल में और अब महाराष्ट्र में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 9 में से 6 सांसदों का कहा जा रहा है कि वो शिवसेना यूबीटी से टूट करके अब जाकर के बगावत करने वाले हैं। किस तरीके से आप इन सभी घटनाओं को देखते हैं? और जिस तरीके से लगातार पहले ऑपरेशन लोटस चला, अब ऑपरेशन टाइगर का जिक्र किया जा रहा है, ये देश में राजनीति का स्तर जो गिरता जा रहा है, भरोसा जो राजनीति में लोग करते थे एक दूसरे पर, वो टूटता जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए आकांक्षा, अगर ये सारा मामला हम देखें जो पिछले दिनों से चल रहा है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, पहले हम देखते थे, मेरा लगभग 3 से 4 दशक हो गए हैं पत्रकारिता में और मैं सारी चीजें देखता हूँ। इन दिनों में जो हम देख रहे हैं कि पार्टियों में टूट हो रही है, दल बदल हो रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से देखा कि आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे, फिर टीएमसी के सांसद टूटे, अब शिवसेना के सांसदों को टूटने की दूसरी बारी है। एक बारी तो टूट चुके हैं जी। तो ये इसको आप टूटना नहीं कहेंगे और इसको आप दल बदलना नहीं कहेंगे। ये तो हाँक के ले जाया जा रहा है, इनको इस दल से उस दल में हाँक के ले जाया जा रहा है। जैसे भेड़ बकरियों को गडरिया इधर से उधर लाठी का डर दिखा के लेके जाता है। आप चाहे टीएमसी के सांसदों की, अधिकतर टीएमसी के सांसदों की बात करें, शिवसेना के सांसदों की बात करें या आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात करें, तो उनको ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखा के उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया। क्यों लाया जा रहा है? इसकी क्या आवश्यकता है? आपकी सरकार तो चल रही है 2024 से, लेकिन आपको परिसीमन लाना है, नया परिसीमन करना है और आपकी रणनीति कुछ और है, तो इसलिए आपको सांसदों की संख्या अधिक चाहिए। अब खाली सरकार बचाने की बात नहीं है, अब कुछ राजनीतिक दांव पेच चलाने की जरूरत है और कुछ बड़ा मामला करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको अधिक सांसद चाहिए। जिस प्रकार से आप हालात देख रहे हैं, इन हालात में ममता बनर्जी इतनी मजबूत नेता है, भारत की राजनीति में 3 दशकों से हम उनको देख रहे हैं, जिस प्रकार की वो राजनीतिक लेडी है और उन्होंने लेफ्ट की 28 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका, कांग्रेस तोड़ के अपनी पार्टी बनाई और लगातार 15 साल से वो काबिज हैं वेस्ट बंगाल की सरकार में और उनके सांसद और मंत्री बनते रहे हैं दिल्ली की सरकारों में। आज उनकी पार्टी टूट गई है, तो कितना गंभीर मामला है। केजरीवाल ने 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार और सेंट्रल की कांग्रेस सरकार को गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पे खड़ी हुई है, तो ये क्या मामला है? तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संस्थाओं का उपयोग कर रही है और जिस प्रकार से लोकतंत्र को छिन भिन कर रही है, ये उसकी परिणति है। और अभी तो आप यहीं तक देख रहे हैं कि आप शिवसेना तक पहुंचे हैं और शिवसेना के सांसदों को तोड़ने के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद चल रहा है।
देखिए, इसमें 3 चीजें मेनली चलती हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले तो सांसद किसी लालच में टूटते थे, भाई उनको मंत्री बनना है, उनको सत्ताधारी दल में जाना है, तो वो अपनी मर्जी से जाते थे। आज वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और वहां ले जाके उनको दिया भी कुछ नहीं जा रहा है। आप देखिए, जो विधायक गए हैं वेस्ट बंगाल में, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के स्थानीय लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में आप टीएमसी को तोड़ के ला रहे हैं लोकसभा के सांसदों को, और उनको कह रहे हैं हम भाजपा में शामिल नहीं कराएंगे आप, ना आप अलग से टीएमसी बना सकते। आप किसी ऐसे दल में चले जाइए जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये तो लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। और अभी आकांक्षा इससे भी बढ़ के आप देखेंगे। मुझे तो ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सियासी दल समाजवादी पार्टी है, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर भी करने जा रही है। अगर ममता बनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अखिलेश यादव क्या बिगाड़ लेंगे? और अखिलेश यादव की पार्टी क्या ऐसी लोहागढ़ की पार्टी है क्या, ऐसी लोहालाट पार्टी है क्या कि वो टूटेगी नहीं? उसमें से भी टूट सकते हैं। जिस प्रकार से संजय राउत कह रहे हैं, और हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि कुछ एक आध सांसदों से हमारी बात हुई है कि उनके पास 13 करोड़ 15 करोड़ पहुंच गए हैं और बाकी लगभग 50 करोड़ में सौदे हो रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के सांसदों को पैसा खराब लग रहा है क्या? वो भी ले लेंगे। आजकल कोई दीन ईमान तो बचा नहीं है। कल तक जो चड्डा चड्डी कर रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के यहाँ बैठ के जो है जूते चाट रहे हैं उनके। तो राजनीति में कोई आपका नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अब हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज विपक्ष का, समाजवादी पार्टी, उसको गंभीर होने की आवश्यकता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर जरूरत पड़े और अपनी पार्टी को बचाना है और आपको अपना अस्तित्व रखना है, तो कांग्रेस के साथ आपको बैठ के तालमेल करना चाहिए और नई रणनीति पर विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। जी सर, भाजपा क्या इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या उसको खुद पे भरोसा नहीं है क्या कि चुनाव जीतकर हम ज्यादा संख्या बल जो है बटोर सकते हैं, जो इस तरीके से तोड़ने की राजनीति अपना रही है? क्या लगता है, भाजपा एक्सेप्ट कर चुकी है इस चीज को कि अब जनता नहीं पसंद कर रही उनको, इसी वजह से दूसरे दलों के सांसदों, नेताओं, विधायकों को लेकर आ रही है? नहीं आकांक्षा, ये तो आपने 2024 के चुनाव में ही देख लिया है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं नकारती तो वो अयोध्या का चुनाव नहीं हारते। बिल्कुल। किसी छोटे मोटे अंतर से वो बनारस का चुनाव नहीं जीतते। उत्तर प्रदेश में उनका ये बुरा हाल नहीं होता। और इसमें भी कई सीटों पे गड़बड़ियां हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को 33 की संख्या मिली है, नहीं तो 30 से भी नीचे वो आते। तो ये तो वो जान चुके हैं कि जनता उनका साथ छोड़ चुकी है, और वो जनता के तरीके से, जनता के बहुमत से, जनता के वोट से, जनता के मत से नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने रणनीति अपनाई है। आप ये देखिए, ऐसा है कि प्रक्रिया आप उत्तर प्रदेश में कराते हैं, वेस्ट बंगाल में कराते हैं, आसाम में क्यों नहीं कराते? तो आपको जहां जो रणनीति सूट कर रही है वहां आप कर रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा चुनाव वेस्ट बंगाल में हुआ कि लगभग 27 लाख लोग आज भी हैंगिंग है और उन पे कोई फैसला ही नहीं आया कि आप वोटर हैं कि नहीं है, कोई फैसला ही नहीं आया 27 लाख वोटरों का। और 33 लाख का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में। और आज ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी समाप्त हो गई है। 40 से 43% वोट लेने वाली महिला को आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी को आप कह रहे हैं कि टीएमसी समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीएमसी धरातल पर समाप्त नहीं हुई है, वो ऊपर राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश उसको की जा रही है। लेकिन कितना समाप्त कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? क्योंकि आप अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, वो उधार की पार्टी है और उसमें सब चोर चकार आ गए हैं। तो वो बहुत जल्दी टिकेंगे नहीं, बहुत देर तक टिकेंगे नहीं, बहुत कोई महत्वपूर्ण चीजें करेंगे नहीं। कोई डर में आया है, कोई दबाव में आया है, कोई लालच में आया है। तो जब भानुमति का कुनबा ऐसे जोड़ा जाता है कि कोई कहीं से आया, कोई रोड़ा कहीं से आया, पत्थर कहीं से आया, तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है भानुमति का कुनबा जोड़ रही है, ये कुनबा कितने आगे चलेगा इस पे भी संशय है।
क्योंकि जोर जबरदस्ती आप लंबे समय तक किसी को नहीं रख सकते। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीएमसी के कई सांसद दिल से आज भी ममता बनर्जी के साथ हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी डर से, किसी केस के डर से या किसी छापे के डर से, किसी ईडी के डर से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अन्यथा आज भी वो ममता बनर्जी के साथ। और यही भावना जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो सांसद हैं उनकी भी यही है। देखिए, उसमें आकांक्षा मुझे कारण भी नजर आता है कि 9 सांसदों में आपको मिनिमम 6 सांसद तोड़ने पड़ेंगे 2/3 के, और वो संख्या 4 पे 5 पे जाके इसलिए रुक जा रही है कि उसमें 4 सांसद मुंबई से हैं, और मुंबई में शिवसेना का कब्जा है। मुंबई से बाहर थोड़ा हल्का मामला हो जाता है शिवसेना का, तो अगर हम मान भी लें 3 या 4 की संख्या हो भी जाती है, लेकिन वो संख्या 6 तक कतई नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। गुलदस्ता तैयार किया था इन्होंने प्रधानमंत्री को देने के लिए कि प्रधानमंत्री आएंगे और एयरपोर्ट पे उनको लेने जाते हैं, गुलदस्ते से उनका स्वागत करते हैं। तो इनका मानना ये था कि जब आप गए थे तो 312 की संख्या थी हमारी, अभी 327 और 328 हो गई है, लीजिए गुलदस्ता। तो अब वो गुलदस्ता ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि शिवसेना को नहीं तोड़ पाए। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि शिवसेना टूटी भी नहीं है अभी तक, और शायद टूटेगी भी नहीं। हो सकता है आप 2 या 3 को तोड़ने की बात करें, लेकिन 6 सांसद टूटना मुझे अभी तो असंभव नजर आ रहा है जी। लेकिन संजय राउत की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है कि शिवसेना जो महाराष्ट्र के जो सांसद है शिवसेना यूबीटी के, उनको 50 लाख का ऑफर दिया गया है और 15 लाख तो सिर्फ एडवांस में दिया गया है। ये दावे किए जा रहे हैं और खबरें भी लेकर कर लगातार सामने आ रही है कि 6 से 7 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन टाइगर इसका नाम दिया गया है। 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है, 50 लाख का नहीं। जी जी जी, नहीं, ये खबर पक्की है। 50 करोड़ का ऑफर है, और 50 करोड़ से ऊपर भी अगर 10-5 करोड़ जाता है वो भी है। और कई लोगों के यहाँ एडवांस में, मैंने अभी कहा आपको, एक सांसद से तो हमारी बात हुई है और उन्होंने खुल के तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सूचना मेरे पास इस तरह की है कि 13 करोड़ उनके यहाँ पहुंच गए थे, और उनको ये कहा था कि बाकी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, जहां कहेंगे जैसे कहेंगे ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने हाथ जोड़। क्योंकि देखिए, उनको मुंबई में रहना है, उनको जनता को जवाबदेही देनी है। कल को उनके घर पे भी लोग ईंट पत्थर लेके चढ़ सकते हैं, तमाम डर उनको भी है। और दूसरा, उनकी आस्था शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, तो इतनी आसानी से कई लोग नहीं जाएंगे। पैसा कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज हो सकता है, हर लोगों के लिए। मैंने आपको कहा कि इसमें सबसे कम संख्या उन्हीं सांसदों को मिलेगी जो पैसे पर टूटने वाले होंगे। पैसे पर टूटने वाले सांसद तो पहले टूट चुके हैं, वो तो शिंदे के साथ जा चुके हैं। ये वाले जो सांसद हैं, इनको तो आप ईडी, सीबीआई और दूसरे डर दिखा के तोड़ सकते हैं जितनों को तोड़ेंगे, लेकिन जिसके पास ईडी सीबीआई का डर नहीं है, उसके पास कोई इस तरह का केस नहीं है, कोई इस तरह की फाइल नहीं है, तो उसका टूटना असंभव नजर आता है। खाली पैसे से सब लोग टूट जाएंगे ऐसा मुश्किल है जी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज के डेट में वो जो जिन पर डर बनाया जा रहा है वही ऐसे टूट रहे हैं सांसद या नेता। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई ऐसे, जैसे कि पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा हैं, वो नहीं डर के गई हैं किसी दूसरे दल में। ऐसे अब की राजनीति को अगर हम देखें और पहले की राजनीति को अगर हम देखें, तो पहले के लोग काफी ज्यादा ईमानदार रहते थे और कट्टर कह सकते हैं, शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कट्टर ईमानदारी दिखाते थे अगर किसी दल के साथ है, किसी नेता के साथ है। लेकिन आज की राजनीति में ये हो रहा है कि अगर हमें पद नहीं मिलता है तो तुरंत ही हम दल बदल लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। 15 साल तक पश्चिम बंगाल में सत्ता की मलाई खाई उन्हीं नेताओं ने, लेकिन जैसे ये हारी, अब उनके लिए ममता बनर्जी खराब हो गई, पार्टी खराब हो गई, अभिषेक बनर्जी खराब हो गए हैं। क्या अब के जो नेता हैं उनके अंदर ये आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं बची है क्या? या फिर जिस तरीके से वो जनता के भरोसे को तोड़ते हैं, ये राजनीति का जो गिरता स्तर है और जो भरोसे की राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, देश पे इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए आकांक्षा, देखिए मैं तो लगातार कह रहा हूं कि आजकल के जो नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, उनमें नैतिकता, सिद्धांतवाद और इस तरह की कोई चीज का कोई मतलब नहीं। आपको उनको टिकट देते हुए, आपको उनको प्रतिनिधि बनाते हुए, आपको उनको कोई चीज देते हुए, ये नेता का काम है कि उनके अच्छे तरीके से जांच परख करे। ममता बनर्जी ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप उनको आगे लेके आए। अब हम सयोनी घोष का ही अगर एग्जाम्पल लें, सयोनी घोष को ममता बनर्जी लेके आई, उनकी कुल उम्र 33 साल की है,
आपने उनको 2 चुनाव लड़ाए, 1 चुनाव वो हार गई। फिर आपने उनको पार्टी में इतने महत्वपूर्ण पदों पे बिठा दिया, उनका कोई उनसे सीनियर लोग भी हैं, तो कहीं न कहीं फिर उनमें एक द्वेष फैलता है और उनको लगता है कि ये कल की आई हमसे आगे चली गई है। इस तरह के लोगों की आस्था पार्टी में नहीं होती। सेम इसी तरह का मामला अगर आप देखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से चड्ढा को बढ़ाया आगे और चड्ढा को एक हिसाब से दे दिया कि केजरीवाल का हर निर्णय वही चड्ढा लेने लगे थे। और बाद में जब कोई इस तरह की चीज हुई कि केजरीवाल जेल चले गए, तो केजरीवाल जेल चले गए, वो लंदन चले गए और लंदन से आके उनकी सेटिंग गेटिंग हो गई, तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पहले भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वो बोलते थे, समोसे तक के दाम तय करते थे पार्लियामेंट में खड़े होके, अब वो जस्टिफाई करेंगे, अब वो केजरीवाल को गालियां देंगे। तो इन लोगों का कोई स्तर नहीं रहा है। राज्य अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा हुआ करते थे केजरीवाल सरकार में, और उन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, विधानसभा के हॉल के अंदर की थी, उन्होंने वीडियो चलाई थी, और वही आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मंत्री बने घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इसी प्रकार के लोगों की जरूरत है। अब आप देखिए ना, बेशर्मी इनकी भी देखिए और बेशर्मी उनकी भी देखिए। ये प्रधानमंत्री कैसे कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख की रिश्वत लेते हुए कभी जेब में रख रहे थे, ऐसे कर रहे थे, मासूम दिख रहे थे, और उसी को प्रधानमंत्री जी जो है शपथ समारोह में जाके मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो दोनों की भावनाएं कहाँ है? क्या सिद्धांतवाद, नैतिकता कोई दिख रही है दोनों में? जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप बताते थे हेमंत शर्मा को, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बनाए हुए आप। तो कहाँ नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की चली गई और कहाँ इन नेताओं की नैतिकता चली गई? तो नैतिकता तो राजनीति में समाप्त हो चुकी है। आज तो राजनीति में अधिकतर लोग वो हैं जिनका कोई ना नैतिक स्तर है, ना सिद्धांत है, और ना कोई लेना देना है जनता से। जनता को धोखा दो, जनता के सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाओ और अपना निजी स्वार्थ को पूरे करो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि थोड़ी कड़वी टिप्पणी है, मैं जनता पे भी करना चाहूंगा। जनता भी ऐसी है कि जनता को भी आप देखेंगे, जब वो वोट डालने जाती है वो बिल्कुल इस पे विचार नहीं करती। कोई जातिवाद की बात करता है, कोई क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उस पर मतदान होता है। अच्छे बुरे व्यक्ति, काबिल व्यक्ति पे कोई विचार नहीं होता। अगर आप देखेंगे कई जगह ऐसा होता है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो तीसरे या चौथे नंबर पे चले जाते हैं, और बदमाश गुंडे, बदमाश मवाली जो है वो चुनाव जीत के आ जाते हैं। कई लोग तो जेल से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये स्तर राजनीति का हो गया, क्योंकि वोटर भी क्या देखता है कि वन टाइम देखता है। आपने देखा कि बिहार के इलेक्शन में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले गए, और अधिकतर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी और उनको वोट दे दिया। तो क्या आपने ये 10,000 रुपए में आप बिक गए और 10,000 रुपए में आपको 5 साल के लिए खरीद लिया गया, आप गुलाम हैं? तो ये कमी एक तरफ से नहीं है, दो तरफा कमी है, और इसका खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है। आज लोकतंत्र का मजाक किस प्रकार से बना हुआ ये देखिए कि हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वहां एसआईटी जांच कर रही है, और जो जिम्मेदार है वो अपने पद पे बने हुए हैं, वो इस्तीफे की सोच नहीं रहे। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर नीट का इतना बड़ा आरोप लगा है, नीट में इतनी बड़ी घोटाले घपले हो रहे हैं, और वो अपने पद पे बने हुए हैं। तो ये इनका सिद्धांत है। क्या अगर आपका नाम इस तरह की चीजों में आता है, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं इस्तीफा देता हूँ। इन्हीं की पार्टी के अडवाणी थे, उनका नाम हवाला कांड में आ गया था, उन्होंने तत्काल सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था और कहा था जब तक जांच नहीं हो जाती मैं कोई पद नहीं लूंगा। तो वही भारतीय जनता पार्टी है। तो इनका चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। आज कोई सिद्धांत किसी नेता का दिखाई नहीं देता है, और अगर कोई सिद्धांतवादी नेता है तो वो दुख पा रहा है, सुख उसके हिस्से में नहीं आ पा रहा है। जी 27 में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी घोटाला भी सामने आया है, क्या जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक सिखाएगी? जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि बड़ा घोटाला सामने आया है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस या फिर ऑपरेशन टाइगर भाजपा का देखने को मिलेगा? देखिए आकांक्षा, अगर आप विधानसभा इलेक्शन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, एक तो आपको 2027 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि 2026 के एंड में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसी के तहत ये इस तरह का साम दाम दंड भेद कर रही है
जिस प्रकार से आज शिवसेना के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, जिस प्रकार से टीएमसी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, इसी तरह का ऑपरेशन समाजवादी पार्टी के ऊपर चलेगा और समाजवादी पार्टी को इस तरह से भ्रमित और इस तरह से कर दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को बचाने में लग जाएगी और चुनाव में वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। अगर आप मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में जो एसआईटी बन रही है, एसआईटी बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी, नीचे के 1-2 लोगों को दोषी ठहरा दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा और मामला ऐसे ही दब जाएगा और चंपत राय जो है फिर अपनी वही दूसरी कहानी चलाते रहेंगे। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, मामला ठंडा होगा। चुनाव के समय पे हमें फिर क्षेत्रवाद में, जातिवाद में और हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा और फिर चुनाव का वही असर होगा जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार से करती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव होगा मुझे नजर नहीं आता कि आप देखेंगे तमाम ऐसी पार्टियां चुनाव लड़ने आएंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना है, तो वोट कटवा पार्टी होंगी। वो विपक्ष का जो वोट है उसको छीन बीन कर दो और भारतीय जनता पार्टी को एक फिक्स वोट मिलेगा और उससे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और बाकी तो उनके इलेक्शन कमीशन हो, दूसरी एजेंसियां हो, वो साथ में हैं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत आएगी फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बताया कि किस तरीके से आज देश में जितने भी नेता हैं उनके अंदर नैतिक सिद्धांत और जिम्मेदारियां नहीं बची हैं, वो खोती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के चलते चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर अब महाराष्ट्र की, वहां पर ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर जैसे तमाम ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अब बड़ी टूट महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमारे साथ जुड़े केपी मलिक सर ने बताया कि अब 27 में उत्तर प्रदेश में भी ये ऑपरेशन लोटस देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।